और चलिए अब आज के मुद्दे की बात करते हैं। हुकूमत में आने के बाद नेताओं के पैर जमीन ना छोड़ें, सत्ता मिल्कियत है अपनी, कहीं ये भरम ना हो जाए। लगातार सरकार में बने रहने के बावजूद एमपी में बीजेपी का कुशल संगठन अपने नेताओं को ऐसे संक्रमण से बचाने के लिए कड़वी घुट्टी तो पिलाता ही है, लेकिन चुनाव के पहले अब पार्टी में स्थायी इलाज की भी तैयारी है। कॉरपोरेट अंदाज में शिवराज सरकार में मंत्रियों के कामकाज के फीडबैक के साथ अब संगठन में मंत्रियों विधायकों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी तैयार होगी। विधानसभा क्षेत्र के विकास से लेकर इलाके में विधायक की पकड़ और जनता से व्यवहार भी इसका क्राइटेरिया होगा, यानी कि फीडबैक का पूरा सिस्टम है पार्टी संगठन के पास। तो ऐसे में क्या माने कि नेताओं की सिफारिश के दिन लद गए? क्या केवल विधायकों की परफॉर्मेंस से ही बीजेपी में नेताओं की टिकट पक्की हो गई? बीजेपी में 31 मार्च को होने जा रही बैठक चुनाव से पहले पार्टी के कार्यक्रम तय करने बताई जा रही है, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि इसी बैठक में पार्टी पदाधिकारियों, विधायकों और जिला अध्यक्षों को अब तक दिए गए पार्टी के टास्क का फीडबैक भी लिया जाएगा। पार्टी के दिए गए टास्क, विधानसभा में छवि और सरकार की परफॉर्मेंस रिपोर्ट मिलाकर मंत्री और विधायकों का पूरा रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा और ये रिपोर्ट कार्ड ही बनेगा अगले चुनाव में उम्मीदवारी का पैमाना। बैठक का उद्देश्य बहुत स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार के जनहित के कार्यों को, जो श्रेष्ठ कार्य कैसे सर्वश्रेष्ठ बनाया जाए, क्या ऐसा श्रेष्ठ और किया जा सकता है जो मध्य प्रदेश को सबसे आगे लेकर जाए, मध्य प्रदेश की जनता के हित किन विषयों से और श्रेष्ठ हो सकते हैं, इन पर हम काम करते हैं और उसके लिए सतत संवाद की प्रक्रिया है। तो कल मध्य प्रदेश में इसी संदर्भ में बैठक है और जो अपेक्षित लोग हैं, उसके अलावा पार्टी के वरिष्ठ राजनेता सब बैठक में सम्मिलित होंगे। 31 मार्च को होने जा रही बैठक में बीजेपी के समर्पण निधि अभियान की भी समीक्षा होगी। समर्पण निधि अभियान में सांसदों के अलावा मंत्रियों और विधायकों को भी सौंपी गई थी जिम्मेदारी। सूत्रों के मुताबिक समर्पण निधि का टारगेट करीब 150 करोड़ का रखा गया था, लेकिन ये बामुश्किल 30 करोड़ के आसपास ही पहुंच पाया है। विधायकों की परफॉर्मेंस उन्हें दिए गए इस टास्क के आधार पर ही तय होगी। हालांकि बीजेपी के फीडबैक प्लान पर कांग्रेस तंज कस रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को यदि विधायकों का फीडबैक लेना है तो उन्हें जनता के बीच जाना चाहिए। जो जनता विधायकों से परेशान है, विधायक गायब है, मैदान में दिख नहीं रहे, अपने क्षेत्रों में दिख नहीं रहे, बड़े बड़े राजनीतिक मुद्दों पे बयानबाजी करते हुए दिखते हैं, क्षेत्र से गायब है, विकास के जो उन्होंने दावे वादे किए थे उससे गायब है। अब यदि उनसे फीडबैक लोगे तो उनका फीडबैक तो हमेशा अच्छा है, लेकिन जनता का फीडबैक लेना चाहिए, जैसे कमलनाथ जी लेते हैं। भले 5 राज्यों के चुनाव नतीजे एमपी जैसे राज्य के लिए उम्मीद की किरण बनकर आए, लेकिन एमपी में सरकार और संगठन किसी भुलावे में नहीं है। पार्टी में तैयार की जा रही परफॉर्मेंस रिपोर्ट इस बात की तस्दीक, यानी चुनाव के असल इम्तिहान तक पहुंचने से पहले भी विधायकों, मंत्रियों को कई टेस्ट अव्वल नंबर से पास करने होंगे। भोपाल में शरद श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो मंथन के बाद मॉनिटरिंग होने वाली है बीजेपी में। हमारे साथ खास पैनल जुड़ रहा है इस बेहद गंभीर मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। हमारे साथ जुड़े हुए हैं यशपाल सिंह सिसोदिया जी, बीजेपी के विधायक हैं। सिसोदिया जी, आपका स्वागत है। साथ ही लखन घनघोरिया, विधायक हैं कांग्रेस के। लखन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले सिसोदिया जी, मैं आप ही के पास आता हूं। सुनने में ये जो बातें कही जा रही हैं, ये सब देवा स्वप्न सा लगता है कि ऐसा होने वाला है और विधायक का ये रिपोर्ट कार्ड लिया जाएगा। क्या जनता के बीच जाकर लिया जाएगा, पार्टी के अंदर ही तय हो जाएगा? सबसे पहले ये जानना चाहेंगे। देखिए पुनीत जी, भारतीय जनता पार्टी अगर संगठन लेकर के चलती है, सरकार का दायित्व का निर्वहन यदि सरकार के रूप में करती है, तो संगठन की अपनी पुनीत जी अहम भूमिका होती है। ये कांग्रेस थोड़ी है पुनीत जी कि सरकार अगर बनती है तो संगठन किस दिशा में और किस दशा में जाता है, सत्ता में बैठने वाले कांग्रेस के लोगों को बिल्कुल पता ही नहीं चलता। और शायद इसी कारण कांग्रेस का जो पतन हुआ है, उसका मूल कारण मैं समझता हूं कि सरकार बनने के बाद जो संगठन के लोग होते हैं वो बिल्कुल हाशिए पर होते हैं और जो पावर में रहते हैं वो अपनी ढपली, अपना राग अलपते हैं और नतीजतन कांग्रेस की जो दुर्गति हुई है। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के द्वारा जनप्रतिनिधियों का काम, उनका व्यवहार, उनका समर्पण, उनकी एक्टिविटीज, विकास के मामले में उनकी रुचि, अभिरुचि, ये सब सरकार में बैठे हमारे मुखिया भी देखते हैं और संगठन भी देखता है। तो दोनों समान रूप से पुनीत जी जब देखते हैं
तो ये जो आपने आज डिबेट का विषय बनाया है, तो मैं कह सकता हूं कि इसमें भारतीय जनता पार्टी का पक्ष आपको निश्चित से मजबूत ही नजर आएगा, क्योंकि हम तो लगातार संगठन और सरकार के जो तालमेल है, जो समन्वय है, पुनित जी हम उसी के हिसाब से पार्टी के आधारित रह करके काम करते हैं। तो खबर तो यह है कि समर्पण निधि किसने कितनी जुटाई है और परफॉर्मेंस क्या रहा है, इस पर रहने वाला है। तो समर्पण निधि तो जितना टारगेट रखा गया वो हुआ नहीं, तो ऐसे में तो विधायकों का परफॉर्मेंस बहुत खराब आना है। अरे पुनित जी देखिए, ये किसने कह दिया है कि समर्पण निधि के टारगेट को लेकर के कोई विधायकों का परफॉर्मेंस उस आधार पर होगा? हम कोई जबरिया वसूली थोड़ी कर रहे हैं क्या? पार्टी ने टारगेट तय किया है, पार्टी ने लक्ष्य किया है। अब जिस जिले में अकेला विधायक नहीं होता है, सांसद की भूमिका, संगठन की भूमिका, मंडल अध्यक्ष की भूमिका, हमारे जो पेज प्रमुख बने हैं उनकी भूमिका, हमारा जो कलेक्शन का दौर जो चल रहा है वो हमारे अपने परिवार से हो रहा है, तो उसमें समन्वित प्रयास सबके हैं। और चूंकि समर्पण इसलिए कि कुशाभाऊ ठाकरे जी का 16वीं जो जन्म शताब्दी वर्ष हम सेवा और संकल्प को लेकर के चल रहे हैं, समर्पण को लेकर चल रहे हैं, तो हमारे खुद के असेस कार्यकर्ताओं के माध्यम से, सहयोगियों के माध्यम से किस प्रकार से समर्पण निधि हम इकट्ठी कर रहे हैं, उसको लेकर के अगर समीक्षा आती है तो इसमें ये तर्क, ये बात नहीं निकल के आती है कि सब कुछ हमारा समर्पण निधि के आधार पर ही कोई परफॉर्मेंस होगा। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। लखन घनघोरिया जी कांग्रेस से हमारे साथ विधायक जुड़े हुए हैं, लखन जी से भी बात कर लेते हैं। लखन जी, क्या आप जुड़े हुए हैं? जी बता। लखन जी, क्या कहेंगे? बीजेपी तय कर रही है कि पार्टी में परफॉर्मेंस, विधायकों का परफॉर्मेंस जो है वो कैसा रहा है, और उसके कई सारे मापदंड रखे गए हैं और उसके आधार पर ही टिकट दिया जाएगा, ऐसा माना जा रहा है। क्या कहेंगे? हर पार्टी की अपनी एक प्रक्रिया होती है जी, और स्वाभाविक रूप से पार्टी अपने स्तर पे सर्वे भी कराती है और कहाँ खामी, कहाँ कमियां हैं, उस पे चिंतन भी करती है। और यदि इस परिप्रेक्ष्य पे मंथन यदि भारतीय जनता पार्टी का चल रहा, तो सबका ये सिस्टम है, सब अपना अपने हिसाब से करते हैं ना। जहाँ तक समर्पण निधि की बात है, तो मैं भी इस बात को मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के पास अब निधि की जरूरत थोड़ी नहीं, पूरे देश में सब कुछ उनका है ना जी ना, तो पूरे देश में सब कुछ उनका है। जैसे समर्पण निधि का एक बहाना हो सकता है ना, इसी के माध्यम से हम संभवतः कार्यकर्ताओं तक जाना, कार्यकर्ताओं में उत्साह जगाना, ये सिस्टम हो सकता है। लेकिन समर्पण निधि से कोई पार्टी का खर्चा चलता हो, ये तो आज के समय पे उचित नहीं लगता है। तो मेरा मानना है कि ये उनकी अपनी पार्टी की प्रक्रिया है और हर पार्टी अपने अपने सिस्टम पे काम करती है, वो अपने सिस्टम पे काम कर रहे हैं। चलिए ठीक है, वो अपने सिस्टम पर काम कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं। सिसोदिया जी, मैं आपके पास फिर आता हूँ। रिपोर्ट कार्ड की बात कही जा रही है कि परफॉर्मेंस कैसा रहा है, या कितनी आपकी कनेक्टिविटी कितनी है जनता के बीच। क्या आप लोगों से, आप भी तो विधायक हैं, आप लोगों से कुछ मांगा गया ब्यौरा कि अभी तक क्या किया है आप लोगों ने? नहीं, देखिए, हमारा जो कामकाज है वो संगठन के दिशा निर्देश पर चलता है, और हमको जो करना है पार्टी के आदेशों के अंतर्गत करते हैं, निर्देशों के अंतर्गत करते हैं। तो पार्टी के तब जब जो भी कार्यक्रम की आयोजना होती है पुनित जी, उसको हम जमीन पर संगठन के एक सिपाही के नाते, संगठन के कार्यकर्ता के नाते, संगठन के पदाधिकारी के नाते हमारी दोहरी भूमिका होती है। अगर मैं प्रदेश कार्य समिति का सदस्य हूँ तो मैं विधायक भी हूँ, तो मैं उन तमाम कामों से जो जनता के बीच में विकास के होते हैं वो भी, और हमारे संगठन के जो समय समय पर जो हमारे सम्मेलन होते हैं, हमारे कार्यक्रम की आयोजना होती है, हमारे महापुरुषों की जन्म तिथि होती है, पुण्य तिथि होती है, हमारे मन की बात मोदी जी को अगर हमको सुनना और हमको पोलिंग बूथ पर बैठना है, तो ये सारी चीजें हमारी समग्र है। और इस समग्र बातों में हम संगठन का साथ लेकर के पुनित जी उस स्थान पर पहुंचते। और आज तो पुनित जी ऐसी कोई बात है नहीं कि हमारा कोई फीडबैक लेने के लिए हमसे कोई पत्रक भरवाए जा रहे हैं या हमसे कोई टेलीफोन आए जा रहे हैं। देखिए, 2023 का जब चुनाव होगा तब देखा जाएगा कि पार्टी किन बिंदुओं के आधार पर, किन गुणदोष के आधार पर किस प्रकार से विधायकों के टिकटों को सुनिश्चित करती है। नहीं, लेकिन ये जो बातें सामने आ रही हैं कि जनता से कनेक्टिविटी आपकी कैसी है, परफॉर्मेंस कैसा है, कितना विकास हुआ है, ये बातें क्या सही हैं कि इसी पर पार्टी मंथन करेगी? मैं ये समझना चाह रहा हूं आपसे।
पुनीत जी देखिए, अभी तो किसी प्रकार का कोई एजेंडा है नहीं इस बात को लेकर के कि आज हमसे पूछा जाए या पार्टी ने अभी से कोई फीडबैक लेना शुरू कर दिया हो। अभी तो हम लोग जिस प्रकार से संगठन का काम, विकास का काम जो कर रहे हैं, लेकिन तब जब अवसर आएगा और पार्टी अगर समय समय पर हमारे कार्यों का मूल्यांकन करती है पुनीत जी, तो एक सुशासित अनुशासित दल में आखिर ये होना ही चाहिए। अभी मैं पुनीत जी आपकी रिपोर्ट सुन रहा था और मैंने शायद मुझे लगता है नरेंद्र सलूजा जी अपना बयान दे रहा था, कांग्रेस के प्रवक्ता जी। उन्होंने कहा कि फीडबैक अगर देखना हो, फीडबैक कैसे लिया जाता तो कमलनाथ जी से सीखना चाहिए। कमलनाथ जी को तो अवसर ही नहीं मिला। कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री बने उसके पहले तो किसी भी विधायक को टिकट देने का उनसे कोई फीडबैक, वो तो अवतारित हुए हैं, अवतारित अचानक पैराशूट से गिरे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नाम से प्रदेश का चुनाव लड़ा गया, चेहरा मुख्यमंत्री का ज्योतिरादित्य था, और अब 15 महीने की सरकार में अबदस्त हो गई कमलनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार। तो आज सलूजा जी बताएं कि कौन सा पैटर्न और कौन सा फीडबैक कमलनाथ जी की सूझबूझ के आधार पर कांग्रेस के दल में सुनिश्चित हो रहा है। इसका जवाब ले लेते हैं। लखन घनघोरिया जी जुड़े हुए हैं। लखन जी, आप सुन रहे हैं? पुनीत जी, यशपाल जी हमारे अच्छे मित्र हैं, बड़े गंभीर हैं, बड़ी व्यापक सोच रखते हैं, लेकिन कहीं कहीं पार्टी की लाइन से बंधे होकर उनको कहना पड़ता है। अभी उनने बोला कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी चेहरा थे, किसके? कांग्रेस के कि भारतीय जनता पार्टी के हो गए थे? यदि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को आगे करके कांग्रेस चुनाव लड़ी होती तो सिंधिया जी तो खुद ही गुना से चुनाव हार गए थे। पहली चीज, उनका कितना बेस था कितना नहीं था उसमें नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन साफ है कि सिंधिया जी के साथ यदि 18 विधायक गए थे तो 116 विधायक में से 114 विधायक में से 18 उनके साथ गए थे। तो आप समझ सकते हैं कि लीडरशिप किसकी रही। ठीक है। और जहां तक यशपाल जी बोल रहे हैं कि कमलनाथ जी अचानक से अवतरित हुए थे, तो शायद उनके राजनीतिक संघर्ष को, राजनीतिक क्षमताओं को, राजनीतिक जीवन को वो अच्छे से समझ नहीं पाए। इतना वरिष्ठ व्यक्ति यदि किसी वरिष्ठ नेता के बारे में मूल्यांकन करे और ये कहे कि वो एकदम से अवतरित हुए, कमलनाथ जी वो शख्सियत है जिनको आज भी पूरे प्रदेश की जनता कहती है कि बंदा सबसे अच्छी सरकार चला रहा था। 15 महीने की सरकार ने बहुत कुछ किया है, और यदि ये रहते तो प्रदेश की स्थिति कुछ और होती। ठीक है सर, वक्त की कमी है। सिसोदिया साहब कुछ कहना चाह रहे हैं सर, आपके पास 20 सेकंड में दे पाऊंगा, बस जल्दी से बोल दीजिए। पुनीत जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उन्होंने सेंट्रल की, केंद्र की राजनीति करी है, और विधानसभा के फ्लोर पर एक बार नहीं 3-3, 4-4 बार कमलनाथ जी ने कहा है कि मध्य प्रदेश की राजनीति से और मध्य प्रदेश की विधानसभा से मैं परिपक्व नहीं हूँ, मैं अनभिज्ञ हूँ। ये मेरे शब्द नहीं है पुनीत जी। उस फ्लोर पर कमलनाथ जी ने हमेशा कहा है कि स्टेट की राजनीति और स्टेट का जो विधानसभा का जो एक व्यवस्था है उसको मैं आज भी नहीं समझ पाया। नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में बोले वो, अध्यक्ष की भूमिका में बोले। बस समय यहीं पर समाप्त हो रहा है। घनघोरिया जी और सिसोदिया जी क्षमा चाहेंगे, नहीं तो चर्चा को आगे बढ़ाते। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। और 31 तारीख को जो चिंतन हुआ और उसके बाद एक बड़ी बैठक बीजेपी की होने जा रही है, अब देखना होगा कि उसमें क्या कुछ तय होता है, क्योंकि टास्क दिया गया है। क्या टास्क पर बात होगी या फिर कुछ और नया टास्क भी मिलने वाला है, बीजेपी के नेताओं को देखना होगा। फिलहाल इस डिबेट में इतना ही। नमस्कार।